हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो रविंद्राज आईएएस और अड्डा 24x7 के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों के शेड्यूल में डिसाइड हुआ था कि आज से हम लोगों की 3 से 5 जो ये पहला बैच रहेगा, ठीक, इसमें चलेगी आपके ज्योग्राफी की क्लास, और 5 से 7 जो आपका सेकंड इनिंग है आपके, उसमें चलेगी आपकी सी सेट की क्लास। तो ज्योग्राफी की क्लास आपके जो चलने वाली थी, ठीक है, तो इस क्लास को पहले आपके प्रमोद सर लेने वाले थे, लेकिन उन्हें आपके कोई इंसिडेंटली कोरोना महामारी से वो पीड़ित हो गए, इस वजह से उनकी कक्षा को आपके कैंसिल किया गया आकस्मिक रूप से। तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी लूंगा मैं, यानी कि रविंद्र सिंह, आपकी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास ज्योग्राफी की। इसके बाद इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे आपके सिद्धार्थ सर, ठीक है। सिद्धार्थ सर आपके पिछले 25 साल से ज्योग्राफी के आपके एक अध्यापन और अध्यापक से जुड़े हुए हैं, ठीक, जो इलाहाबाद, पटना और उत्तर प्रदेश में आपके कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों आपके टीच कर चुके हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लास से गाइड करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। सी सेट की जो आपकी कक्षा आज की होगी, सी सेट की कक्षा में आपको आज से गाइड करेंगे ब्रिजनंदन सर, और ब्रिजनंदन सर आज से सी सेट में जो आपके स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके मैथ्स। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास ज्योग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये है, ठीक है, कि ये जो आपके ज्योग्राफी है, ठीक, तो ये ज्योग्राफी आपके हम कहते किसे हैं, ज्योग्राफी का आपके अर्थ क्या होता है, क्यों स्टडी करते हैं हम ज्योग्राफी को, और क्या स्टडी करना है हमें ज्योग्राफी के अंदर। तो सबसे पहले तो ये हम कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपके समझेंगे कि ज्योग्राफी आपके है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा, आपके ज्योग्राफी की स्टडी बेसिकली हम लोग करते क्यों हैं, और तीसरा फिर हम आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव पर कि आपके आईएएस प्रीलिम्स का, आपके प्री का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, यानी कि हम लोग क्या क्या इसमें रीड करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला आपके ज्योग्राफी आपके है क्या। तो सबसे पहले तो हम ये समझें आपके कि ये जो आपके ज्योग्राफी है, यानी कि ये जो भूगोल है, ये हम कहते किसे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके ये जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी आपके एक लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से लैटिन वर्ड से, जियोग्राफिया, ठीक है। किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जियोग्राफिया, ठीक। इस जियोग्राफिया में जियो का मतलब आपके होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब आपके होता है स्टडी। तो इसका मतलब ज्योग्राफी का मतलब हुआ क्या, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक। तो ज्योग्राफी के अंदर हम आपके किसकी स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा। दूसरा, याद रखना कि ये आपकी जो ज्योग्राफिया वर्ड था, ज्योग्राफिया वर्ड का जो आपके सबसे पहले यूज किया था, वो किया था किसने, एराटोस्थनीज ने। एराटोस्थनीज आपके वे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफिया वर्ड का यूज किया था, इसीलिए आपके एराटोस्थनीज को हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। एराटोस्थनीज को आपके क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये तो हमने एक बेसिक समझा कि ज्योग्राफी हम कहते किसे हैं।
ठीक है। ज्योग्राफी का फादर कौन है? इरेटोस्थनीज। और सबसे पहले किसने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, बाकी के एग्जाम में ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, अब हम आते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन ये आया कि ज्योग्राफी की हम स्टडी करते क्यों हैं? ज्योग्राफी की स्टडी करते क्यों हैं? तो यहां समझना कि अगर हम ज्योग्राफी की स्टडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ज्योग्राफी की स्टडी की अगर हम बात करें, ठीक, तो ज्योग्राफी की स्टडी की हम अगर बात करें तो यहां आपके है क्या कि आप सभी लोग तो ज्योग्राफी की स्टडी इसलिए करते हो जिससे कि, ठीक, आपके एग्जाम में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन्हें आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आपके लिए ज्योग्राफी की स्टडी करने का उद्देश्य क्या होता है कि ज्योग्राफी की जो स्टडी है आप वो सिर्फ इसलिए आपके करते हो जिससे कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें आप सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके प्रीलिम्स में जो निर्णायक विषय होता है वो होता है आपके ज्योग्राफी। ठीक, इसलिए आप करते हैं इसकी स्टडी। अब हम आते हैं इसमें आपके आगे। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब हम इसमें आए तो अब यहां हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक ज्योग्राफर होगा, कोई भूगोलवेत्ता होगा, तो वो ज्योग्राफी की स्टडी क्यों करेगा? ठीक है, किसी भी ज्योग्राफर के लिए ज्योग्राफी की स्टडी का ऑब्जेक्टिव आपके सबसे पहले ये होता है कि इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने के लायक ज्यादा बेहतर ढंग से कैसे डेवलप किया जा सके। ठीक है, यानी कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ को मनुष्य के रहने के लायक कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सके। सबसे पहला ये उद्देश्य हुआ। अब दूसरा समझना। ठीक, दूसरा अब अगर हम देखें तो दूसरा उद्देश्य आपके ये होता है ज्योग्राफी की स्टडी का। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य आपके क्या है ज्योग्राफी की स्टडी का? दूसरा उद्देश्य आपके ये है कि अर्थ के रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज कैसे आपके किया जाए। अर्थ के रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए, ये तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, मान लिया कि हमें एग्रीकल्चर करना है। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर आपके कहां करेंगे? अगर हम डेजर्ट में एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो क्या हमें कोई आउटपुट मिलेगा? कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम रिसोर्सेज का सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने ज्योग्राफी की स्टडी की होगी तो हमें यह पता होगा कि कहां कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, कहां आपकी वर्षा क्या है, कहां की मिट्टी कैसी है, आपके कहां कौन सी फसल हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां एग्रीकल्चर कर पाएंगे, यानी कि रिसोर्सेज का बेहतर यूज कर पाएंगे। ठीक, और इसके बाद में नेक्स्ट आप आगे समझना कि ज्योग्राफी की जो स्टडी है उसका एक ऑब्जेक्टिव आपके ये होता है कि मनुष्य पर्यावरण के बीच में जो इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन है इसको हम ज्यादा कैसे बेहतर ढंग से बिठा पाएं। ठीक, ये है, यानी कि आपकी जब ह्यूमन एडेप्टेशन एनवायरनमेंट के साथ जितना ज्यादा होगा तो मनुष्य के सर्वाइवल और उसके डेवलपमेंट के भी आपके चांस उतने ज्यादा होंगे। और इसके अलावा आपके किसी भी जगह की जो ज्योग्राफी होती है वो निर्धारित करती है उस जगह की इकोनॉमी, उस जगह की सोसाइटी और उस जगह के कल्चर को। अगर हमें किसी जगह की इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी के बारे में जानना है तो हमें स्टडी करनी होगी वहां की ज्योग्राफी। ठीक है, जैसे कि आपके जो माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा, उनकी सोसाइटी अलग होगी। वे लोग जो समुद्री क्षेत्रों में रहते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा और उनकी सोसाइटी अलग होगी। तो यहां हम लोग आपके देखते क्या हैं कि जब एक ज्योग्राफर आपके ज्योग्राफी की स्टडी करेगा तो उसके लिए क्या उद्देश्य होगा ज्योग्राफी की स्टडी का? पहला, इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने के लायक ज्यादा बेहतर ढंग से कैसे डेवलप किया जा सके, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आपके ये होगा कि अर्थ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कैसे किया जा सके। तीसरा उद्देश्य आपके होगा कि आपके ह्यूमन एडेप्टेशन, ठीक, यानी मनुष्य का आपके अनुकूलन, ठीक, कैसे आपके एनवायरनमेंट में आपके हो सके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट साउंड आ रहा है? अब क्या आवाज आ रही है क्लियर?
साउंड क्लियर हुआ? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें साउंड क्लियर है या नहीं है। तो अब आते हैं हम इससे आगे। तो अभी तक हमने आपके समझा कि ज्योग्राफी का आपके अर्थ क्या होता है और आपके ज्योग्राफी का स्टडी हम करते क्यों हैं। अब हम आते हैं अपने ज्योग्राफी के सिलेबस आपके कि प्रीलिम्स के अंदर हमें ज्योग्राफी में आपके पढ़ना क्या है। तो प्रीलिम्स के अंदर अगर हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो आपके ये जो ज्योग्राफी का जो आपके सिलेबस है ये आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला आपके फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, दूसरा आपके इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, तीसरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और चौथा आपके सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ये 4 पार्ट में हुआ। अब इसमें हम कॉमन टॉपिक्स देख लें आपके कि कॉमन टॉपिक आपके किसमें कौन से आते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल में जो सामान्यतः कॉमन टॉपिक होते हैं वो होते हैं कौन से। सबसे पहला आपके टॉपिक होता है क्या, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान। ठीक है, और इसके बाद में आपके स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। ठीक, यानी कि आपके 3 टॉपिक आपके होते हैं। ठीक, एक आपके क्लाइमेटोलॉजी, एक ओशनोग्राफी, एक लिथोस्फीयर की स्टडी यानी जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। तो 3 टॉपिक आपके मेजरली आपके होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में। ठीक है, इसके बाद में आपके हम अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक आपको जो टीच करने होते हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से होते हैं। पहला तो फिजियोग्राफी होगी इंडिया की। ठीक, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसमें आपके भारत के सारे भूआकृतिक प्रदेश होंगे। इसके बाद में दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसके बाद में फिर हम आते हैं इंडिया में किस पे, इंडिया के अंदर आपके सीजन यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में आपके इंडिया के अंदर रेन यानी कि मानसून ऑफ इंडिया। इसके बाद एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, और इसके बाद में हम इंडिया के अंदर आपके आएंगे किस पर, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज। ठीक, इसके अलावा आपके मिनरल्स, ठीक, ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, ये आपके होंगे मेजर पार्ट किसके, इंडियन ज्योग्राफी के, जहां से आपके मेजर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें, ठीक, तो पर्यावरण एवं अगर पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आपके जो क्वेश्चंस आपके होते हैं एनवायरमेंट, इसके अलावा इकोलॉजी, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, और इन तीनों से आपके जितने भी कंटेम्प्रेरी आपके जो मीटिंग समिट्स कन्वेंशंस जो होती हैं उनसे आपके क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। और इसके बाद में एक नया ट्रेंड आपके देखा गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक, यानी कि विश्व के पर्सपेक्टिव में आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। और आपके जो मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें से ही किसी ना किसी टॉपिक से संबंधित होंगे। मैपिंग हमेशा उस प्लेस की ज्योग्राफी में पूछी जाएगी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में जो प्लेस आपके किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आपके किस में रहा हो, चर्चा में रहा हो। मैपिंग हमेशा किससे आएगी, ये उस प्लेस से आएगी जो किसी ना किसी कारण से आपके किस में रहा हो, चर्चा में रहा हो। तो अब हम आते हैं इसमें आगे, ठीक। तो आगे अब हम आते हैं, तो सबसे पहले ज्योग्राफी में जो आज हम अपना बेसिक टॉपिक, ठीक, जो खत्म करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक। इनको हम पहले समझेंगे और इसके बाद अक्षांश एवं देशांतर में हम ये देखेंगे कि इनसे क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक आपके होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो जरा दोस्तों समझना है इसे। तो ज्योग्राफी का आपके जो अर्थ होता है वो आपके क्या होता है, ज्योग्राफी का अर्थ स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। तो दोस्तों ये है आपके सामने पृथ्वी, ठीक है। तो हमें ज्योग्राफी में करना क्या है, पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे कैसे, कैसे संभव होगा इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन। तो दोस्तों ये याद रखना कि ये जो पृथ्वी है ये अपने आप में इतनी बड़ी बॉडी है कि एक साथ इस पृथ्वी का अध्ययन करना ना किसी एक पर्सन के बस की बात है और ना ही आपके किसी एक मशीन के बस की बात है। अगर पूरी पृथ्वी को एक साथ अगर कवर करना है, ठीक, तो यहां जीपीएस सिस्टम में भी आपके 3 सैटेलाइट कम से कम लगेंगे जो पूरी पृथ्वी को आपके एक साथ क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। यानी कि आपके ना तो ऐसा कोई सैटेलाइट है जो एक बार में पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सके, ठीक, और ना ही आपके मनुष्य के बस की बात है कि पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक बार में कर सके। तो अब यहां मनुष्य करता क्या है कि इस पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, इजी बनाने की कोशिश करता है। तो यहां समझना, अब इस पृथ्वी के अध्ययन को हम इजी आपके बनाएंगे कैसे। इजी बनाने का एक तरीका हमें दिखता है। पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाने के लिए हम करें क्या कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं यानी कि इमेजिनरी लाइंस आपके ड्रॉ कर दें। कैसी लाइंस ड्रॉ कर दें, कुछ इमेजिनरी लाइंस आपके ड्रॉ कर दें। ये इमेजिनरी लाइंस आपके ड्रॉ कर दी हमने इसके ऊपर, ये इमेजिनरी लाइंस आपके ड्रॉ हुई। अब इस इमेजिनरी लाइन से आपके फायदा क्या हुआ, फायदा आपके ये हुआ कि इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन तो आपके न एक पर्सन कर सकता था ना एक मशीन कर सकती थी। लेकिन जब हमने इस पृथ्वी को कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस में जब हमने डिवाइड किया तो यहां हमने देखा कि सबसे पहले आपके इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन तो नहीं कर सकते थे हम, लेकिन ये एक ब्लॉक बन गया। इस 1 नंबर के ब्लॉक का अध्ययन तो हम कर सकते हैं। ये दूसरा ब्लॉक बन गया, इसका तो अध्ययन हम कर सकते हैं। ये तीसरा ब्लॉक बन गया, इसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ऐसे पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे आपके क्या बन जाएंगे, ये ब्लॉक्स बन जाएंगे या ग्रिड बन जाएंगी। इसमें से किसी एक ग्रिड की हम स्टडी आराम से कर सकते हैं, दूसरे की कर सकते हैं, तीसरे की कर सकते हैं और बाद में इन सबको जोड़ दो और यही जनरलाइजेशन स्टडी हो जाएगी किसकी, अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके ये आता है कि अगर हमें इस पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करना होगा, ठीक, कि कैसे हम इसके अध्ययन को इजी बनाएं। और यहीं से आपके शुरू होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपके ये ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपके खींची क्यों जाती हैं, क्यों खींची जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी के अध्ययन को हम इजी बना सकें। दूसरा याद रखना कि अक्षांश एवं देशांतर जो रेखाएं आपके होती हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं।
ठीक, इसका मतलब आपके क्या हुआ कि ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी के ऊपर नहीं होती। ये रेखाएं आपके कहां होती हैं? ये ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की गई रेखाएं होती हैं। किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की गई रेखाएं होती हैं। तो ये जो आपके अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो आप ये देख रहे हो, ठीक, तो इसे समझना सबसे पहले कि अक्षांश एवं देशांतर ये है क्या? ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ ऑन ग्लोब। इनका उद्देश्य क्या है? क्यों खींची जाती हैं ये? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं आपके, ठीक,
अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपकी ये होती क्या हैं, ये समझ लें सबसे पहले। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये दोनों की जो दोनों आपकी रेखाएं हैं, जो आपको याद रखना है सबसे पहले तो ये कि दोनों लाइंस आपके कैसी हैं, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन आपके क्यों, क्योंकि ऐसी कोई भी लाइन आपके पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। अब ये लाइन अगर पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ नहीं है तो ये कहां ड्रॉ है, ग्लोब के ऊपर। किसके ऊपर ड्रॉ की गई है, ग्लोब के ऊपर। ग्लोब मतलब सैंपल ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का जो सैंपल आपके होता है उसे कहते हैं हम ग्लोब। ठीक, तो ऐसी कोई भी रेखा आपके पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ नहीं होती है, ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होती है। अब दूसरा समझना, दूसरा क्या, इन रेखाओं का आपके उद्देश्य क्या है कि अर्थ की स्टडी को इजी बनाना। ठीक, इस फिगर में हमने क्या देखा कि इस फिगर में हमने आपके ये देखा कि अक्षांश और एवं देशांतर रेखाएं आपके जब हम निर्धारित कर देंगे तो पृथ्वी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गई, और इन छोटे छोटे हिस्सों की हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक, ये दूसरा हुआ। अब तीसरा याद रखना कि ये जो आपके लाइंस हैं, ठीक है, इनका एक और उद्देश्य होता है कि एक प्लेस के सापेक्ष दूसरे प्लेस की लोकेशन ज्ञात करना। एक प्लेस के सापेक्ष दूसरे प्लेस की लोकेशन ज्ञात करना, यानी कि आपके ये कोई प्लेस हुआ आपके ए, और ये कोई आपके प्लेस हुआ बी। ठीक, तो ये आपके फिगर देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ए के सापेक्ष बी कहां है, साउथ में है। ए के सापेक्ष बी और किधर है, ईस्ट में है। तो इतना दिशा तो समझ में आ गई। तो यहां आपके इसकी कोई ना कोई लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होगी, तो इसकी भी कोई ना कोई लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होगी। तो इससे ए प्लेस के सापेक्ष बी प्लेस की लोकेशन समझने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक, तो ये दूसरा आपके उद्देश्य हुआ। अब इसके बाद में याद रखना कि लैटिट्यूडनल लाइन ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं। यानी क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं में ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लैटिट्यूडनल लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा आपके कैसी रेखा है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है। वहीं अगर अब हम आगे देखें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन आप ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं हम कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि देशांतर रेखाएं। अब ये जो आपके देशांतर रेखाएं ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, यानी कि आपके काल्पनिक लंबवत रेखा। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती क्या है, ये बिल्कुल हम बेसिक समझाए। यहां दूसरा याद रखना, एक और बेस पॉइंट याद रखना, आगे इसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा। पहला तो ये ए बी और सी इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन तीनों में एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है कि ए बी और सी ये तीनों ही जो आपके प्लेस हैं ये एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर स्थित है। क्लियर है ये पॉइंट, ए बी और सी ये तीन प्लेस एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो यहां याद रखना एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर स्थित आपके जो प्लेस होते हैं उन सारे प्लेस की खास बात यह है कि वहां हमेशा क्लाइमेट या सीजन ये क्या होता है, सेम होता है। यानी कि उन प्लेसेस पर आपके क्लाइमेट एंड सीजन ये क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी यहां जलवायु या मौसम सेम होगा। इसका मतलब अगर ए पे 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है तो बी पर भी 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा और सी पर भी 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। ठीक, अगर ए पर एनुअल रेनफॉल आपके 200 सेंटीमीटर है तो बी पे भी एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होगा और सी पे भी एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर हुआ आपके। अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा समझना, देशांतर रेखाओं की खास बात ये जो आपके ग्रीन कलर की देशांतर रेखा आपको दिख रही है इसमें ए बी और सी ये तीन पॉइंट देखना। इन तीनों पॉइंट की कॉमन बात क्या है कि ये तीन के तीन आपके जो प्लेस हैं ये एक ही देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ऊपर स्थित हैं। ठीक, तो बे प्लेस जो एक ही लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ऊपर स्थित हैं उन प्लेस पर हमेशा टाइम और डेट ये सेम होगी। इसका मतलब अगर ए पर दोपहर के 12 बजे हैं तो बी पर भी दोपहर के 12 बजे होंगे और सी पर भी दोपहर के 12 बजे होंगे। अगर ए पर 21 तारीख है तो बी पर भी 21 तारीख होगी और सी पर भी 21 तारीख होगी।
तो ये आपने देखा क्या कि यहां टाइम एंड डेट दोनों हमेशा सेम रहेंगे। अब हम आते हैं इससे आगे। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका आपने ये बेसिक पॉइंट समझा। अब हम डिटेल में समझते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइंस आपके क्या होती हैं और लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ग्रीनविच मीन टाइम किसे कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं, और इन सब से आपके क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? ये तो बहुत बेसिक समझाया आपको कि अक्षांश एवं देशांतर कहते कैसे हैं। ठीक, चलें आगे। समझना। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपके लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, फिर हम देखेंगे लैटिट्यूडनल लाइन यानी कि अक्षांश रेखा। ठीक है, तो लैटिट्यूड एक अलग वर्ड है और लैटिट्यूडनल लाइन एक अलग वर्ड, तो दोनों वर्ड को सबसे पहले हम अलग अलग समझ लें। ठीक, तो सबसे पहले
लैटिट्यूड आपके क्या होता है ये समझें हम। लैटिट्यूड बेसिकली आपके शो क्या कर रहा है, एंगुलर डिस्टेंस। किसकी एंगुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की, कहां पर, अर्थ की सरफेस पर। ठीक, अक्षांश आपके बेसिकली है क्या, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो ये विषुवत रेखा या इक्वेटर क्या है, इसे यहां से समझें हम। इक्वेटर आपके है क्या कि जब कभी भी हम अक्षांश रेखा का आपके निर्धारण करते हैं, ठीक है, यानी अक्षांश का निर्धारण करते हैं, तो अक्षांश के लिए हम करते क्या हैं, अक्षांश के लिए हमने दोनों पोलों को मिलाने वाली आपके एक लाइन ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली। इस लाइन के बीचों बीच से एक ऐसी रेखा का हमने निर्धारण किया जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में आपके क्या करती हो, डिवाइड करती हो। ठीक है, पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में आपके डिवाइड करती हो। इस लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब जो आपके पृथ्वी के मध्य से निकलती है, भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर बेसिकली आपके है क्या, एक ऐसी काल्पनिक रेखा या एक ऐसी काल्पनिक क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पूरी पृथ्वी को इक्वली दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसके ऊपर के भाग को हम बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे के भाग को बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, गोले का आधा भाग। हेमिस्फीयर मतलब ये पूरी पृथ्वी हुई स्फीयर और हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा पार्ट। तो जब कभी भी हम अक्षांश या अक्षांश रेखा का आपके निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरी पृथ्वी को दो हॉरिजॉन्टली बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली एक रेखा खींचेंगे, जिसे कहेंगे हम आपके 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहां आपके है क्या, अब लैटिट्यूड आपके यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ में और इक्वेटर से साउथ में। ठीक, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की एंगुलर डिस्टेंस को शो करता है आपके लैटिट्यूड। अब यहां एंगुलर डिस्टेंस से क्या तात्पर्य है, आप सभी ने देखा कि पृथ्वी क्या है, एक गोला, एक स्फीयर है। अगर इसके केंद्र से हम इसकी परिधि पर आपके कोई भी डिस्टेंस आपके नापेंगे तो ये तो पूरी पृथ्वी की लगभग बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की जो डिस्टेंस होगी आपके वही कहलाएगी रेडियस, और रेडियस तो गोले की आप कहीं से भी नापो बराबर होगा। तो इससे तो हमें आपके सापेक्ष स्थिति पता नहीं चलेगी। तो हम करते क्या है यहाँ कि यहाँ डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं। एंगुलर डिस्टेंस से आपके तात्पर्य कि मान लिया कि कोई प्लेस आपके यहाँ स्थित है, तो ये आपके हो सकता है यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, 1 डिग्री। कोई प्लेस यहाँ स्थित है तो ये 2 डिग्री का एंगल बना रहा हो। कोई प्लेस यहाँ स्थित है तो 3 डिग्री का। कोई प्लेस यहाँ स्थित है तो 4 डिग्री का। कोई प्लेस यहाँ स्थित है तो 5 डिग्री का। ये एंगल आपके बढ़ता जाएगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे। ठीक इसी तरीके से कोई प्लेस यहाँ स्थित है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, ये एंगल नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, ये हुआ। ये साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ। अब आप लोग ये देखना कि ये जो आपके लैटिट्यूड है ये शो क्या कर रहा है, इक्वेटर से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस को आपके शो कर रहा है। तो अब यहां आपने ये इक्वेटर लिया और इक्वेटर से आपने ये एंगुलर डिस्टेंस निकालना शुरू की। तो ये एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ये मैक्सिमम कितनी एंगुलर डिस्टेंस तक जा सकता है, ये मैक्सिमम कितनी एंगुलर डिस्टेंस हो सकती है, 90 डिग्री। इससे ज्यादा तो आपके हो नहीं जाएगी। ठीक, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये 90 डिग्री। तो ये आ गया आपके 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक, ठीक इसी तरीके से एंगुलर डिस्टेंस ये जो साउथ की तरफ होगी, ये मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, ये भी 90 डिग्री मैक्सिमम हो सकती है साउथ की तरफ।
इसका मतलब आपके ये जो 90 अक्षांश हैं ये उत्तर में हो सकते हैं और 90 अक्षांश हैं वो दक्षिण में हो सकते हैं। तो यहां आपने देखा क्या, सबसे पहले तो समझना कि लैटिट्यूड आपके जो है, ठीक, ये आपके किसे शो कर रहा है, इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है, पहला पॉइंट। अब यहां इक्वेटर से जब ये एंगुलर डिस्टेंस को आपके शो करेगा तो एक एक डिग्री के अंतराल पे आपके ऐसे 90 लैटिट्यूड नॉर्थ में और 90 लैटिट्यूड साउथ में, तो टोटल लैटिट्यूड कितने हुए, 90 नॉर्थ के, 90 साउथ के, और एक लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। तो टोटल लैटिट्यूड आपके हुए ये कितने, 90 प्लस 90 प्लस 1 कौन सा है, इक्वेटर। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हुए, 181। तो क्वेश्चन आपके पूछा जाए कि आपके अक्षांश हैं क्या, तो अक्षांश आपके कर क्या रहा है, इक्वेटर से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को शो कर रहा है। अब समझना अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जो 1 डिग्री आपके लैटिट्यूड है, तो ये एक प्लेस ए भी हो सकता है, एक प्लेस ए भी हो सकता है, एक प्लेस ए भी है, एक प्लेस ए है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन सारे प्लेस की कॉमन बात आपके क्या है कि ये सारे प्लेस आपके इक्वेटर से 1 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस पे हैं। तो जितने भी प्लेस आपके जो इक्वेटर से 1 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, इन सभी प्लेस को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी इसको ही बोलेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब इन सारे ही प्लेसों की इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस है वो है कितनी, 1 डिग्री। सारे ही प्लेसों की इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 डिग्री। ठीक ठीक इसी तरीके से 2 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन या 3 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, इसका मतलब क्या है, ये अक्षांश रेखा जितने भी प्लेस से गुजरती है उन सबकी एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से 2 डिग्री। पॉइंट इज क्लियर, कोई डाउट यहां तक, अक्षांश और अक्षांश रेखा ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आए। तो अब यहां देखना, इस तरह से आपके ये जो अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ भी बढ़ती जाएंगी और दक्षिण की तरफ भी बढ़ती जाएंगी। ये देखा आपने, उत्तर और दक्षिण की तरफ अब बढ़ती जाएंगी। तो अब क्वेश्चन ये आया कि अब ये टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, टोटल अक्षांश रेखाएं आपके कितनी होंगी। तो समझना आपके टोटल अक्षांश रेखाओं पे भी अब आपने यहां देखा, ठीक, एक तो हो गया क्या, इक्वेटर, ठीक। अब इक्वेटर से आपने आगे समझा कि इक्वेटर से ऊपर आपके कितने हैं, 90 लैटिट्यूड, और इक्वेटर से नीचे कितने हैं, 90 लैटिट्यूड। टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181। तो टोटल लैटिट्यूड तो 181 हैं, लेकिन टोटल लैटिट्यूडनल लाइन 181 नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इस पॉइंट को समझना। ये जो आपके 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री ये जो नॉर्थ है ना, ये आपके एक पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉइंट, ठीक। तो 90 डिग्री नॉर्थ ये एक पॉइंट होगा और 90 डिग्री साउथ ये भी एक पॉइंट होगा। और लाइन बनने के लिए कम से कम जरूरत होती है 2 पॉइंट की। लाइन बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, कम से कम 2 पॉइंट की। तो यहां याद रखना कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ चूंकि एक पॉइंट बनाते हैं, इसलिए आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी वो 181 माइनस 2 यानी कि 179, ठीक। क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ आपके ये जो होगा ये आपके क्या बनाएगा, ये एक पॉइंट बनाएगा। क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट यहां तक तो पूछ लें, फिर हम आगे चलें, आगे डिटेल में और देखें इसे लैटिट्यूडनल लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को, ठीक है। अब आगे समझना,
तो आते हैं हम सबसे पहले, ये है आपके पृथ्वी। पृथ्वी पर हमने लिया आपके ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर से आपके एक एक डिग्री के अंतराल पर आपके ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ये साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। एक एक डिग्री के अंतराल पे आपके उत्तर की तरफ भी अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिण की तरफ भी अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, फिर उन्हें एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अब हम आते हैं आपके आगे, ठीक। तो अब हम पूरे लैटिट्यूडनल लाइंस को एक बार अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट तो लैटिट्यूड आपको क्लियर हुआ। अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश का मतलब आपके इक्वेटर से आपके पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस, ठीक। अब दूसरा आपके लैटिट्यूडनल लाइन आपके क्या होगा? लैटिट्यूडनल लाइन समान अक्षांशों को मिलाने वाली एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आपके इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके सेम लैटिट्यूड को क्या करती हो, ज्वाइन करती हो, उसे कहते हैं हम क्या? लैटिट्यूडनल लाइन यानी कि अक्षांश रेखा। टोटल आपके लैटिट्यूड 90 नॉर्थ में, 90 आपके साउथ में और एक हो गया आपके क्या? इक्वेटर। टोटल लैटिट्यूड कितना? 181। टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितनी? 181 - 2, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके पॉइंट की फॉर्म में होंगे, जो आपके लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, तो टोटल 179। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, ये तो आपने यहां तक देखा। अब ये आपने देखा कि इक्वेटर से एक एक डिग्री के अंतराल पर आपने 90 लाइन्स ये ऊपर खींच ली और 90 लाइन्स आपने ये नीचे खींच ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, ये जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस की सबसे पहली बात तो आपके ये है कि ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी की सारी लाइनें आपको एक दूसरे के क्या दिख रही हैं? ये सारी की सारी लाइनें आपको एक दूसरे के दिख रही हैं पैरेलल। तो पहला पॉइंट तो याद रखना कि जितनी भी आपकी जो लाइन है ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना आपके कि दो कंटीन्यूअस लाइन, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, दो कंटीन्यूअस लाइन के बीच में आपके ये जो गैप है, गैप बिटवीन टू कंटीन्यूअस लाइन, ये लगभग आपके कितना है? 111 किलोमीटर। तो दो कंटीन्यूअस लाइन के बीच में आपके ये जो गैप है, ये गैप है आपके 111 किलोमीटर,
ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट याद रखना कि ये लैटिट्यूडनल आपके लाइन आपके ड्रॉ कहां से कहां तक हो रही हैं, ये ड्रॉ होती हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, ड्रॉ आपके कहां से कहां हो रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर आपकी ड्रॉ होती है लैटिट्यूडनल लाइन। तो आपने यहां क्या देखा कि लो लैटिट्यूडनल लाइन है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आपकी ड्रॉ होती है। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, हर लैटिट्यूडनल लाइन आपके क्या बनाएगी, एक सर्किल बनाएगी। सर्किल आपके कैसे बनाएगी, जैसे कि आपके 0 डिग्री आपके लैटिट्यूडनल लाइन, तो ये 0 डिग्री आपके पृथ्वी के सेंटर से आपके जब पूरा घूम के आएगी तो एक सर्किल बनाएगी। फिर 1 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 2 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 3 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। तो हर लैटिट्यूडनल लाइन आपके क्या बनाएगी, एक सर्किल बनाएगी। ठीक है, अब यहां जब आप इन सारे सर्किल को गौर से आप देखोगे तो जैसे जैसे इक्वेटर से ये पोल की तरफ लाइन जाती जाएंगी, ठीक वैसे वैसे ये जो सर्किल हैं आपके क्या होते जा रहे हैं, ये सर्किल आपके छोटे होते जा रहे हैं। सर्किल क्या होते जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर आपके जो सर्किल हैं वो आपके छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि आपने देखा ये कि इक्वेटर से आपके ठीक जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे ये सर्किल छोटे होते जाएंगे। तो ये जो आपके इक्वेटर है आपके लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल ड्रॉ ऑन ग्लोब, ठीक, यानी ग्लोब के ऊपर आपके जो सबसे बड़ा सर्किल होगा वो आपके क्या होगा, इक्वेटर। ठीक, तो ग्लोब के ऊपर जो सबसे बड़ा सर्किल आपको क्या दिख रहा है, इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक, ये देखा आपने। तो ये आपने देखा कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब यहां आगे एक पॉइंट और समझना। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको और क्या समझना है, आपने देखा कि ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस का ये जो आपके निर्धारण किया गया है, लैटिट्यूडनल लाइंस का जो ये निर्धारण किया गया है आपके, ठीक है, ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपके किया गया है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 1-1 डिग्री के अंतराल पे ये नॉर्थ और साउथ में आपके निर्धारण हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन आपके ये आया, क्या क्वेश्चन आया आपके ये कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं इसे हम, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल कहते हैं इस लैटिट्यूडनल लाइन को, और 66.5 डिग्री साउथ इसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। ठीक, तो ये जो आपके 4 लाइन हैं आपके, ये चारों लाइन आई कहां से, इन चारों लाइनों का अस्तित्व कैसे पड़ा। ठीक, क्यों, क्योंकि सारी लाइंस हमने वैसे तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे हमने क्या की थी, ड्रॉ की थी, तो ये लाइंस हमने कैसे बनाई। ठीक, अब हम आगे आते हैं। अब यहां हम देखते क्या हैं, आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और दूसरी खास बात यह है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो रिवॉल्व होती है वो एक इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व होती है, एक इलिप्टिकल पाथ पर। तो इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व होने के कारण आपके होता क्या है कि सूर्य की जो किरणें आपके होती हैं ये आपके अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर पृथ्वी पर परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ठीक, तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुके होने और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो आपके रिवॉल्व होती है वो एक इलिप्टिकल पाथ पर होती है। इस वजह से आपके होता क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपके पृथ्वी की सतह पर अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होंगी। ठीक है, तो यहां याद रखना आपके इसी आधार पर आपके बनाई जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसका मतलब क्या है समझना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री का ये जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहां साल में सूर्य की किरणें एक बार परपेंडिकुलर जरूर होंगी।
यानी कि आपके कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये आपके वो क्षेत्र है जहां साल में एक बार सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर जरूर होंगी। चाहे तो आपके यहां परपेंडिकुलर हो इक्वेटर पे, चाहे आपके 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, चाहे आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, चाहे 23.5 डिग्री मैक्सिमम साउथ, यानी कि सूर्य की किरणें आपके इस क्षेत्र के बीच में एक बार परपेंडिकुलर जरूर होंगी। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट ये कि सूर्य की किरणें कभी भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और कभी भी 23.5 डिग्री साउथ से नीचे परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करती। ठीक, तो सूर्य की किरणें आपके जो पृथ्वी की सतह पर 90 डिग्री का एंगल जो फॉर्म करती है, 90 डिग्री यानी ये सिचुएशन, 90 डिग्री का जो एंगल जो आपके फॉर्म करती हैं वो आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री आपके साउथ। ठीक, ये ध्यान रखना, सूर्य की किरणें आपके जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही करेंगी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक, तो ये जो आपके डाउट था, लैटिट्यूड आपके 181 और जब हम लैटिट्यूडनल लाइन आपके जब काउंट करेंगे तो उसमें से हम -2 कर देंगे। जो आपने पूछा है बिल्कुल सही, कमेंट में पूछा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके ये आया कि 23.5 तो आपके समझ में आ गया, क्योंकि 23.5 आपके वो पॉइंट है कि 23.5 0 से 23.5 एक बार आपके परपेंडिकुलर, 0 से 23.5 एक बार परपेंडिकुलर। अब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल, अब ये कैसे निकाला गया? अब इसका भी तो कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, तो अब देखना, मान लिया कि सूर्य आपका इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है। इक्वेटर पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि सूर्य जो 90 डिग्री का एंगल जो सनरेज आपके बना रही हैं वो इक्वेटर पे बना रही हैं। अब मान लिया कि अगर ये इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे, तो सूर्य की किरणें जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होंगी तो आपकी किरणों का फैलाव ऐसे होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये लाइट रेज हैं, ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये फैलती जाएंगी। ठीक है, तो यहां आपके पॉइंट ये है कि जब कभी भी आपके सूर्य की जो ये किरणें होंगी ये इक्वेटर पे परपेंडिकुलर जब भी आपकी होंगी, तब आपके इनका जो मैक्सिमम डेविएशन होगा वो 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ। तो जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर हों तो इनका जो मैक्सिमम डेविएशन होगा, यानी जो मैक्सिमम पहुंच सकती हैं सूर्य की किरणें, नॉर्थ में 66.5 नॉर्थ और साउथ में 66.5 साउथ। ठीक, यहां तक आपके पहुंच सकती है। अब आपके क्या होगा कि ये जो आपके 66.5 की आपकी कंडीशन ये हुई। अब दूसरी एक कंडीशन आपके और समझना। ठीक, सेकंड पॉइंट अब हम यहां आगे और समझें। एक दूसरा भी कंसेप्ट यहां कि ये आपके हुआ इक्वेटर। ठीक है, अब आपने देखा कि सूर्य की किरणें आपके कभी यहां आई इक्वेटर पे, इक्वेटर पे आई तो दोनों हेमिस्फीयर में इसका फैलाव क्या होगा, बराबर होगा। जब सूर्य की किरणें इक्वेटर से आपके नीचे की तरफ आएंगी, ठीक, तो नीचे की तरफ आएंगी तो क्या होगा, ये फैलाव 66.5 से नीचे की तरफ यहां चला जाएगा और यहां से आपके और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि आपके यहां दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट आपके ये होगा, इसे दूसरे शब्दों में समझें कि जब कभी भी आपके इक्वेटर पे आपके सूर्य होगा तो ये आपके डेविएट दोनों तरफ हुआ, दोनों तरफ डेविएट हुआ। ठीक, दोनों तरफ आपके जब ये डेविएट होगा तो लगभग आपके पूरी पृथ्वी पे ये सनरेज आई, लेकिन मैक्सिमम हीट कहां तक महसूस होगी, 66.5 तक। 66.5 से ऊपर आपके हीट कम महसूस होगी। लेकिन जब सूर्य की किरणें आपके नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएंगी तो ये आपके 90 डिग्री से नीचे की तरफ होंगी। ठीक, तो यहां आपके जो 66.5 से ऊपर का जो हिस्सा होगा वहां सूर्य की किरणें पहुंचेंगी ही नहीं।
ठीक आपके जब सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ आपके जाएंगी, कहां, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो ये नीचे से आपके ऊपर की तरफ जाएंगी और ये जो 66.5 आप देख रहे हो इससे नीचे अब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब आपके क्या है कि 23.5 का निर्धारण किस आधार पे, कि इस क्षेत्र के बीच में सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं, और 66.5 का निर्धारण इस बात पे कि जब साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें आपके नीचे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होंगी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचेंगी, और जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होंगी तो साउथ हेमिस्फीयर में ये मैक्सिमम 66.5 साउथ तक आपके पहुंचेगी। ठीक है, तो इस आधार पर आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये आपने देखा लैटिट्यूडनल लाइन यानी कि आपके अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा आपको अगर क्लियर हुआ तो अब हम आगे आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि देशांतर रेखा। ठीक है, इज इट क्लियर? अक्षांश रेखा क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, तो फिर हम अपने देशांतर रेखा पर आगे आते हैं। क्लियर हुआ लैटिट्यूडनल लाइन? चले आगे।
तो नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि आपके देशांतर रेखाएं। तो अब अगर हम देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देशांतर रेखाएं आपके हैं कैसी लाइन? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, यानी कि आपके क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं। तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस आपके होती हैं क्या? देशांतर रेखाएं। अब नेक्स्ट है आगे समझना आपके, जब कभी भी हम देशांतर रेखाओं का आपके निर्धारण करेंगे, ठीक, तो पृथ्वी आपके क्या है? ये गोल हुआ, तो देशांतर रेखा इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल आपके लाइन हुई। तो जब कभी भी हम देशांतर रेखा का आपके निर्धारण करेंगे तो यहाँ आपके क्या करेंगे कि हम आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक आपके लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब किसी भी ऐसी लाइन को, काल्पनिक लाइन को हमने मान लिया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के आपके इस तरफ भी आपके आधी पृथ्वी और इस तरफ भी आपके आधी पृथ्वी, यानी कि देशांतर रेखा कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे। और अगर ऐसे ड्रॉ होगी तो किसी भी बॉल में जब आप ऐसे रेखा को ड्रॉ करोगे टॉप टू बॉटम ऐसे, ठीक, तो ये रेखा पूरी बॉल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो आपके जो 0 डिग्री लाइन है आपके, ठीक है, इसे हम कहीं से भी ड्रॉ कर दें आपके पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में ही डिवाइड करेगी। लेकिन इस 0 डिग्री लाइन को हमने एज्यूम किया है कहां से आपके ड्रॉ करना या पास करना? ग्रीनविच। ग्रीनविच आपके एक लंदन के पास जगह का नाम है और हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच से पास एज्यूम किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब विश्व में आपकी ज्योग्राफिकल इन्वेंशन यानी कि भौगोलिक खोजों की दौर चल रही थी, ठीक, तब लगभग आपके पूरे विश्व पर शासन हुआ करता था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन की आपकी राजधानी थी लंदन। तो लंदन से आपके पूरे विश्व का आपके समय का निर्धारण किया गया वहां के समय के अकॉर्डिंग, इसलिए इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को आपके कहां से पास माना गया? लंदन से। तो लंदन से आपके जो लाइन निकली ग्रीनविच से, इसे हमने मान लिया एक आधार 0 डिग्री, ठीक है। ग्रीनविच से आपके निकलने के कारण ही हम इस रेखा के टाइम को हम बोलने लगे ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि कोई ना कोई टाइम तो होगा ना इस रेखा का, ठीक, कोई ना कोई जो भी टाइम हो, तो इसे हम क्या बोलने लगे? ग्रीनविच मीन टाइम। और इस ग्रीनविच मीन टाइम से ही हम पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड टाइम है या पूरे विश्व के टाइम का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब इसे हम बाद में समझेंगे कैसे निर्धारण करते हैं, अभी पहले हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझ लें। ये 0 डिग्री आपने एक लाइन खींची, ठीक है। अब यहां आपके जो देशांतर रेखा होंगी ये कैसी है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। तो यहां से एक डिग्री के अंतराल में हम ईस्ट की तरफ बढ़े, ईस्ट की तरफ बढ़े, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री ईस्ट, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये 0 डिग्री है। और यहां से जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हम आपके आ गए जस्ट अपोजिट, तो ये हो गई 180 डिग्री ईस्ट। अब यहां से जब हम वापस आएंगे इधर, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक तो ये इंक्रीज हुई, 180 से 179, 178, 177, 176, 175, धीरे धीरे आपके 10, 9, 8, 7, ठीक, 6, 5, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। तो देशांतर रेखाओं की खास बात यह है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये इंक्रीज होंगी, फिर 180 से डिक्रीज होकर वापस ये 0 पे आ जाएंगी। तो देशांतर रेखाएं जो आपकी ये जो होती हैं, ये जो आपके टोटल होती हैं कितनी? 360, ठीक, एक 0 डिग्री, फिर 0 से 180, ठीक, और फिर उसके बाद में आपके 179, तो ये टोटल 360 होंगी। और इसको साधारण तरीके से अगर हम समझें तो एक सर्किल में जो मैक्सिमम एंगल हो सकते हैं वो 360 डिग्री। तो एक सर्किल में आपके जो मैक्सिमम एंगल जो हो सकता है वो 360 डिग्री का हो सकता है। इसीलिए आपके हम कहते हैं क्या कि ये जो आपके देशांतर जो आपके रेखाएं हैं, ठीक है, ये कितनी है? 360। अब इन देशांतर रेखाओं की खास बात आपके ये याद रखना, क्या याद रखना कि ये देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह आपके पैरेलल नहीं होती। क्या नहीं होती? ये पैरेलल नहीं होती, यानी कि समानांतर नहीं होती, ठीक, ये मुड़ी हुई रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह आपके कैसी नहीं होती? ये पैरेलल लाइंस नहीं होती, ठीक। अब दूसरा याद रखना कि ये जो आपके लाइंस हैं, ठीक, इन लाइंस के बीच में जो गैप है ये इक्वेटर के आसपास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पोल के आसपास आपके कम है,
ये दूसरा पॉइंट आपको देखने में समझ में आ रहा है कि जितनी भी आपकी ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में आपके ये जो गैप है ये इक्वेटर के आसपास ज्यादा है और पोल के आसपास कम है। पहली चीजें देखा। अब नेक्स्ट आगे समझना, ये लाइंस आपकी एक तो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। दूसरा याद रखना आपके कि ये सारी की सारी लाइंस जो आपके ड्रॉ की गई हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ की गई हैं। इस तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा और इस तरफ साउथ हेमिस्फीयर होगा। तो ये लाइंस आपके ड्रॉ की गई हैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ की गई हैं। अब नेक्स्ट आगे याद रखना है इससे, ठीक, ये जो आपके लॉन्गिट्यूडनल ये जो लाइन है, हर लॉन्गिट्यूडनल लाइन एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करती है। हर लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपके किसको ड्रॉ करती है? एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करती है। आप यहां क्या देखते हो कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये ऊपर से नीचे तक यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपके जब ये आएगी तो ये एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेगी, ठीक। जबकि अक्षांश रेखा क्या ड्रॉ करती थी? सर्किल ड्रॉ करती थी, और ये क्या करती है? सेमी सर्किल को आपके ड्रॉ करती है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगला पॉइंट याद रखना कि दो लॉन्गिट्यूडनल आपके लाइन के बीच जो गैप है ये इक्वेटर पे मैक्सिमम और पोल्स पर मिनिमम होता है, ठीक। और नेक्स्ट आपके सभी की सभी आपके जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं ये आपके कहाँ मर्ज होती हैं? पोल्स पर आपके मर्ज होती हैं। तो पोल्स पर आके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, पोल पर आके सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। तो ये तो आपने समझा क्या? लॉन्गिट्यूडनल लाइन का बेसिक। अब यहां जो आपको याद रखना है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन याद रखना आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और यहां से ही वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन याद रखना 82.5 डिग्री ईस्ट, इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम कहते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इस लाइन से आपके भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो अब यहाँ जो आपके देशांतर से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके सामान्यतः आता है डेट निकालने को। तो अब हम आपके ये देखते हैं कि डेट कैसे निकालते हैं और टाइम कैसे निकालते हैं। तो पहले टाइम का क्वेश्चन समझें, जब टाइम समझ में आ जाएगा तो डेट का भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो समझना, जब कभी भी आपसे टाइम एंड डेट का आपके क्वेश्चन आता है तो एक एक करके देखें आपके कि किस तरह से आपके टाइम का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो टाइम के क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम का क्वेश्चन कभी भी आए तो यहाँ हमें जरा थोड़ा सा ये याद रखना है कि आपकी कोई भी प्लेस, मान लिया आपके यहाँ स्थित है, पृथ्वी पर इधर स्थित है, ठीक। आप सभी को पता है पृथ्वी क्या हो रही है? अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो जो प्लेस यहाँ स्थित है तो ये भी तो पृथ्वी के साथ घूमता हुआ जाएगा, और इस प्लेस को वापस अपनी जगह पर आने में कितना टाइम लगेगा? जितनी देर में पृथ्वी इसे वापस पहुंचा देगी, मतलब 24 घंटे। तो कोई भी प्लेस जो आपके यहाँ स्थित है तो पृथ्वी घूम रही है तो ये प्लेस भी तो आपके घूम रहा होगा, और ये प्लेस वापस अपनी जगह पर आपके जब आएगा, जब पृथ्वी वापस पूरा एक चक्कर कर देगी, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में आपके एक चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ जब कभी भी आपको टाइम का क्वेश्चन जो आपको निकालना है, तो टाइम का क्वेश्चन आपको ये निकालना है या याद रखना है कि 24 आवर में आपके जो अर्थ है ये 360 डिग्री रोटेट होती है। तो इसका मतलब पृथ्वी की सतह पर स्थित हर पॉइंट 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होता है। पहला पॉइंट आपने देखा।
तो अगर आपके 24 घंटे में ये 360 डिग्री अगर रोटेट होती है तो 1 घंटे में आपके पृथ्वी रोटेट होगी कितना, 360 डिवाइड बाय 24 यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री आपके रोटेट होगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि अगर पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट आपके हो रही है, 1 घंटे में कितने डिग्री, 15 डिग्री, तो 60 मिनट में आपके ये कितना रोटेट होगी, स्वाभाविक सी बात है 15 डिग्री, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1 डिग्री रोटेट होने में लगने वाला आपके जो समय होगा वो 4 मिनट। इसका मतलब आपके ये है कि कोई आपके प्लेस 0 डिग्री पर है, जैसे ही ये 1 डिग्री पे पहुंचेगा तो 4 मिनट बाद पहुंचेगा, 2 डिग्री पे पहुंचा तो 8 मिनट, 3 डिग्री पे पहुंचा तो 12 मिनट, 4 डिग्री पे पहुंचा तो 16 मिनट। यानी कि आपके कोई प्लेस जो आपके 0 डिग्री पर है, अगर उसे 1 डिग्री अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो ऐसा करने में लगेगा उसे 4 मिनट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब इससे हमें पता चलता है आपके टाइम का निर्धारण। अब टाइम का निर्धारण कैसे पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पूछा गया कि किसी टाइम आपके जीएमटी पर, जीएमटी मतलब 0 डिग्री, जीएमटी पर आपके बजे हैं सुबह के 8। ठीक है, अब कोई प्लेस आपके, ठीक, जो कहां स्थित है, जो 90 डिग्री ईस्ट में स्थित है, तो इस प्लेस का टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सिंपल पूछा गया। यानी कि आपके ये जो 0 डिग्री है जीएमटी पर आपके सुबह के कितने बजे हैं, यहाँ 8 AM हुए हैं सुबह के, और कोई प्लेस आपके जो 90 डिग्री ईस्ट में स्थित है, यहाँ टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ बड़ा सिंपल सा आपके क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन निकालने का आपके तरीका ये होता है कि हम हैं कहाँ, 0 डिग्री पे, हमें जाना कहाँ है, 90 डिग्री पर, मतलब हमें कितने आपके अक्षांश चलना है, हमें 90 आपके कितने देशांतर आगे चलना है, हमें 90 देशांतर आगे चलना है। कितने देशांतर आपके आगे चलना है, हमें आपके 90 देशांतर हमें अपने आगे चलना है। ठीक है, ये आपने देखा। तो 1 डिग्री देशांतर चलने में लगने वाला समय आपके कितना होता है, 4 मिनट। यही देखा ना हमने, 4 मिनट रूल। 1 डिग्री यानी 0 से जब हम 1 आएंगे तो 4 मिनट लगा, 0 से 2 जाएंगे तो 8 मिनट, 0 से 3 जाएंगे तो 12 मिनट, 0 से 4 जाएंगे तो 16 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर चलने में हमें 4 मिनट लगे, तो 90 डिग्री चलने में लगेंगे 90 इंटू 4, यानी कि कितना हो गया ये, 9 चौका 36, 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे। क्लियर है सबको? ठीक, यानी कि 90 डिग्री देशांतर चलने में लगने वाला जो समय होगा वो होगा कितने घंटे, 6 घंटे। ये आपके समय हुआ। ठीक, तो अब यहां क्वेश्चन ये आया कि अगर 0 डिग्री पर सुबह के 8 बजे हैं तो 90 डिग्री का जो टाइम होगा वो यहां से 6 घंटे या तो होगा प्लस या 6 घंटे होगा माइनस। तो अब क्वेश्चन ये आया कि हम प्लस कहां करेंगे और माइनस कहां करेंगे। तो समझना, यहां ये है आपके जीएमटी, जीएमटी यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री के इस तरफ ईस्ट, 0 डिग्री के इस तरफ वेस्ट। सूर्योदय पहले कहां होता है, ईस्ट में, तो ईस्ट का टाइम प्लस और वेस्ट का टाइम माइनस। ठीक, तो ईस्ट में आपके सनराइज पहले होगा तो ईस्ट का टाइम क्या हो गया, प्लस, और वेस्ट का टाइम माइनस। तो इसका मतलब हमें चलना कहां है, ईस्ट में। ईस्ट में चलना है, कितने घंटे ईस्ट में चलना है, 6 घंटे। तो इसका मतलब 8 बजे से 6 घंटे जोड़ दो, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, तो यहां का टाइम हो गया 2 PM। कितना टाइम हो गया, 2 PM। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ? तो ठीक, आपके ये क्वेश्चन यहां तक हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछ लें हम आपसे। ठीक, मान लिया आपके कि ये है आपके 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आपके जो टाइम हुआ है ये हुआ है आपके 12 PM, दोपहर के कितने बजे हैं, 12। ठीक है, कोई प्लेस जो 60 डिग्री वेस्ट में आपके स्थित है, यहां का टाइम आपके पूछ लिया। तो 0 डिग्री पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 60 डिग्री वेस्ट में आपके कितने बजे होंगे, कितना टाइम होगा, निकाल के देखो जरा।
0 डिग्री पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 60 डिग्री बेस्ट कितना टाइम होगा? निकालो, कोई कमेंट में बताओ। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 0 डिग्री पर बजे हैं दोपहर के 12, ठीक है, और टाइम पूछा गया है 60 डिग्री बेस्ट का। तो यहां फिर हम वही रूल लगा दें, 1 डिग्री देशांतर चलने में लगने वाला टाइम आपके होता है कितना? 4 मिनट, ठीक है। तो 60 डिग्री देशांतर चलने में लगने वाला टाइम कितना होगा? 60 × 4 यानी कि 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब आपके 6 घंटे। कितना होगा? 6 घंटे, ठीक है, ये आपके टाइम हुआ। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, सॉरी 240 मिनट यानी 4 घंटे। कितना टाइम हुआ? 4 घंटे। अब आपके ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री की ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ईस्ट का टाइम प्लस, वेस्ट का टाइम माइनस, तो 12 PM से कितना माइनस जाना है? 4 घंटे। तो यहाँ का आपके टाइम होगा क्या? 8 AM, ठीक। तो यहाँ का टाइम आपके होगा क्या? 8 AM। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्लियर हुआ तो अब हम दूसरा टाइम, सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछ लें यहां से। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन समझना, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक, 0 डिग्री यानी कि GMT, यहां का आपके जो टाइम है वो आपके दिया गया है कितना? मान लिया 12 PM। GMT पर आपके बचे हैं कितने? 12 PM। तो जब GMT पर आपके 12 PM टाइम है तो कोई आपके प्लेस जो स्थित है 82.5 डिग्री ईस्ट पर, तो यहां का टाइम क्या होगा? GMT पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो कोई प्लेस आपके, ठीक, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर आपके स्थित है, तो यहां का टाइम क्या होगा? निकाल के बताओ जरा। कितना टाइम होगा? GMT पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो कोई प्लेस जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, यहां का टाइम क्या होगा? तो क्या होगा यहां का टाइम? आंसर समझना, 0 डिग्री पर बजे हैं आपके दोपहर के 12, ठीक है। अब हमें चलना है 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री चलेंगे तो आपके कितना आपके हुआ? 82 × 4 यानी कि 328 मिनट। अब हमें चलना है हाफ डिग्री। हाफ डिग्री का मतलब हुआ 1/2 × 4 यानी कि आपके 2 मिनट। तो ये आपके टोटल हमने कितना चला? 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब 5/30 मिनट, ठीक। तो यहां आपके बजे हैं कितना? 12। यहां आपके क्या करना है? 5.5 घंटे इसमें ऐड करना है, क्योंकि टाइम कहां का है? ईस्ट का। तो यहां का टाइम होगा 5:30 PM। क्या टाइम होगा? 5:30 PM, ठीक। और इसी 82.5 डिग्री ईस्ट को हम बोलते हैं IST
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, तो अब हमने यहां आपके देखा क्या, अब यहां एक पॉइंट आप समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, IST GMT से 5.5 घंटे आगे है, इसका मतलब आपके क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो सनराइज हो रहा है वो लंदन की अपेक्षा 5.5 घंटे पहले हो रहा है। ठीक है, IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, तो इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि GMT IST से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, तो दूसरा अर्थ आपके क्या हुआ, GMT IST से 5.5 घंटे पीछे है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और IST GMT से 5.5 घंटे आगे है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट आपके यहां तक? चले आगे। अब ये समझ में आ गया तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और ये भी समझ में आ जाएगा। देखना, कोई एक प्लेस है A, ठीक है, कोई एक प्लेस है B, A और B दो प्लेस हुए। ठीक है, अब यहां आपके A प्लेस का आपके जो टाइम है वो है आपके 10 AM और B प्लेस का जो टाइम है वो है आपके 2 PM। A प्लेस का टाइम क्या है 10 AM और B प्लेस का आपके टाइम क्या है 2 PM। क्लियर है? तो आपके इन दोनों प्लेस A और B के बीच की लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का अंतर होगा, इसको फाइंड आउट करो। दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का अंतर होगा। एक प्लेस है A और एक प्लेस है आपके B, तो A और B आपके जो दो प्लेस हैं, तो इन दोनों ही प्लेस के बीच में आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या होगी, इसको करें फाइंड आउट। ये निकाल दिया आप लोगों ने, तो समझ लो आपके अक्षांश और देशांतर बिल्कुल क्लियर। निकालो, एक प्लेस है A और एक प्लेस है आपके B। A प्लेस पर बजे हैं सुबह के 10 और B प्लेस पर बजे हैं दोपहर के 2। तो A और B के बीच आपके लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यानी देशांतरीय दूरी क्या होगी। तो समझना, A पे 10 बजे हैं सुबह के और B पे 2 बजे हैं आपके दोपहर के। तो अब आपको सिस्टम जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है 4 घंटे। ठीक है, अब बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक, आपने वहां देखा था कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं कितने मिनट, 4 मिनट। इस क्वेश्चन को आप उल्टा कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट। यही हुआ ना इसका मतलब। कितने डिग्री आपके 4 घंटे का मतलब कितने मिनट में टूट सकता है, 240 मिनट। इसको आप सीधा सीधा आप किससे डिवाइड कर दो, 4 से आप डिवाइड कर दो। कितने से, 4 से, यानी कि आपके 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब आपके क्या हुआ, दोनों के बीच में आपके जो अंतर होगा आपके वो हो जाएगा कितने डिग्री देशांतर का, 60 डिग्री देशांतर का। 60 डिग्री देशांतर का आपके अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक, तो सिंपल आप इससे निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में आपके कितना अंतर है, 4 घंटे का अंतर है। ठीक है, 1 घंटे में आपके पृथ्वी 15 डिग्री चलती है, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी, 60 डिग्री। तो 10 AM से आपके 2 PM तक जाने में 4 घंटे आपके लग रहे हैं। ठीक, तो आपने किया क्या कि जब आपको टाइम दिया है, ठीक, या जब आपको देशांतर दिए हैं और टाइम निकालना है, तो 4 का आपने क्या किया, भाग दे दिया, इसमें आप गुणा कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके होगा कितना, 60 डिग्री। ये ध्यान रखना। तो A और B के बीच की डिग्री आपकी कितनी होगी, 60। ठीक, अब आते हैं इससे आगे। अब यहां एक पॉइंट और याद रखना, जहां टाइम आगे है वो लोकेशन हमेशा होगी ईस्ट में, और जहां टाइम पीछे है वो लोकेशन आपके हमेशा होगी वेस्ट में। ये सापेक्ष लोकेशन भी आप लोग याद रखना। तो ये जो आप आंसर देख रहे हैं, तो सही आंसर देख के पता चल रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन अक्षांश देशांतर का समझ में
आ गया है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहीं तक। इससे आगे आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपके सीसेट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी सीसेट।